अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, एक वो मल्टीपल ब्रेक इवन का सवाल कराना है। एक दो नसीहतें हैं और है नसीहतें ही, आपकी मर्जी है, मानना है नहीं मानना आपकी मर्जी है। इसके अलावा आपके पास जवाब हो सकते हैं इसके, लेकिन दो नसीहतें जो हैं ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए ही हैं और एक जो है उनमें से ये सामने वालों के लिए भी है। हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें इतनी आम हो जाती हैं कि उसके बारे में कोई ये सोचता नहीं है कि ये जायज है ना जायज है। चलो ये तो मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात कर दी। मोरल भी है कि नहीं है, चलो ठीक है जी, आप नहीं मुसलमान नहीं है, नहीं अल्लाह माफ करे, मतलब हम इस टॉपिक से हट के बात करते हैं कि जी आप दाढ़ी रख के नसीहतें कर रहे हैं, खुद भी पता नहीं आप क्या क्या करते होंगे। तो मैं इस टॉपिक से हट के वैसे ही एक रीजनेबल पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूं कि कुछ चीजों को ना हम मोरली बिल्कुल भी बुरा नहीं समझते। उस हिसाब से एक नसीहत कर रहा हूं। जो होते हैं ना अपने जात के काम, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ रहे हैं और इसी तरह से आपने ट्रैवल करना है, या हॉस्टलाइट हैं तो आपने हॉस्टल में रहना है, तो रहने के लिए आपको वहां कपड़ा, तौलिया, चादर, ये जो आम इस्तेमाल की चीजें चाहिए। जो अपने जात के काम है ना, ये मोरली इंसान एक बहुत इज्जत वाली चीज है। मोरली भी ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी हो, अपनी जाती चीज हो। जैसे आपने किसी से कोई जो रूममेट है तो क्या खैर है, उसी का तौलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की चप्पल इस्तेमाल कर रहे हैं, या उससे पूछे बगैर उसी का लैपटॉप, मोबाइल सब उसी का इस्तेमाल हो रहा है। बगैर पूछे जो है वो दूसरे के रिसोर्सेज ऐसे यूज करना शुरू हो गए जैसे वो विरासत में मिले हुए हैं। या अगर स्टेशनरी की बात करूं तो आर्टिकल में जब आप जाएंगे, अभी तो आपको शायद इस चीज का आइडिया भी नहीं हो, आर्टिकल में जाएंगे तो ऑफिस की स्टेशनरी, क्लाइंट की स्टेशनरी, वो अपनी आप ये समझेंगे कि वो हमारी पढ़ाई के लिए भी कफालत करने के जिम्मेदार हैं, उनकी स्टेशनरी यूज करना, किसी का माल यूज हो जाए बस, ये मोरली ना कोई अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश किया करें कि अपनी पढ़ाई के कामों में, अपने रहने के कामों में कुछ अपनी चीज इस्तेमाल किया करें। अपनी किताब खरीदें, अपना रजिस्टर खरीदें, अपनी स्टेशनरी खरीदें, और इसी से रिलेटेड आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड अपनी गुर्बत को ना लाया करें। ये अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम फीस नहीं पे कर सकते। फिर मैं देख रहा था कुछ ऐसा पहले, ये कॉस्ट के ग्रुप में ना एक कैंपेन चली थी कि एक स्टूडेंट है, नीडी स्टूडेंट है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसकी फीस इकट्ठी कर रहे हैं। मतलब कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है भाई। अगर अल्लाह ताला किसी भी इम्तिहान डाले, वो वही समझता है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या इम्तिहान रखा हुआ है। लेकिन चले अगर मैं किसी मुश्किल में फंसा हूं, मिसाल दे रहा हूं, मैं फाइनेंशियली उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा किसमें होगी कि मैं किसी से उधार लेके काम चला लूं, या ये कहूं कि मैं डिजर्विंग हूं, मैं कर नहीं सकता, आपके पास इतने पैसे हैं, आप मुझे मदद क्यों नहीं कर देते। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट किसमें ज्यादा है कि मैं उधार लेके काम कर लूं। मैं किसी को क्यों कहूं कि मेरी फैमिली के बैकग्राउंड कैसा है, क्यों बताऊं मैं क्यों उसको एक प्ले कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करूं कि मैं एक यतीम हूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं ग्रुप्स में बहुत ज्यादा चल रही हैं चीजें, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा चल रही हैं। फिर बाकियों के लेके जी ये नीडी बच्चा है, उसको जलील करने वाले काम बना दिए। ये हम ही में से लोग हैं जो लोगों को बुला बुला के दिखा दिखा के खैरात बांट रहे होते हैं। फलाने एमएनए साहब हैं, उन्होंने ना जी एक लंगर खाना खोला है, अब वहां के लोग लाइन में लगे हुए धक्के खा रहे हैं जी, और वो सेठ साहब आके उनकी तस्वीर, मैं देखता हूं गुरुमा के तौर पे ना, ये रमजान के महीने में एक बहुत बड़े साहब की कोई तस्वीर लगी होती है कि इन्होंने लंगर खाना खोला हुआ, वाह सलूट। तो हम इसी कौम में से तो लोग निकल रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से नसीहत यह है कि इसको अपनी देखिए, अल्लाह ने किसी को रिसोर्सेज ज्यादा दिए हैं, किसी को कम दिए हैं, हमने अपने रिसोर्सेज मैनेज करना है। ये कोई बेचारगी नहीं है। या चले अगर कोई मुश्किल में है तो उसमें हिम्मत है, अल्लाह ने उसको मुश्किल में डाला है, अल्लाह बिल्कुल इसके लिए आसानी करेंगे। उसको ये नहीं जेब देता कि वो अपने दोस्तों के जरिए या वैसे अपने आप को सोशल मीडिया पे फेंक दे कि मैं डिजर्विंग हूं। क्या कर रहे हैं यार, किधर सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी, क्या बनने जा रहे हैं कल को आप। ये तो आपने अपने अब्बू की जो मेहनत की कमाई थी, जो वो इतनी मेहनत कर करके आप लोगों को यहां तक सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनकी तजलील कर रहे हैं। यानी ये ऐसे ही है कि आप अपने अब्बू को लेकर जाते हैं सबके सामने, ये गरीब आदमी है, इस बेचारे की मदद कर दो। भाई क्या है ये, तो बेटे इस लेबल को छोड़ दें कि मैं बहुत डिजर्विंग हूं। और ये ग्रुप में ना मुझे बड़ी लेट याद आया, मैं पहले बात करनी थी, लेकिन कॉस्ट के ग्रुप में शायद मैसेजेस चलने शुरू हो गए थे, अकाउंट नंबर भी उन्होंने दे दिया, मतलब अकाउंट नंबर भी दे दिया कि हम किसी नीडी स्टूडेंट की फीस इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है वाकई जेन्युइन हो सकता है बेचारा मेहनत कर करके जहां तक पहुंचा हो, खुद ही मजदूरी करता हो सकता है, सलूट है उसको, अल्लाह उसकी मदद करे। लेकिन आपको कैसे पता कि ये वो बच्चा है जो अपने अब्बू से फीस लेके खा जाया करता था और आप उसको फीस मांगते हुए शर्म आ रही है। हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसने अपने दोस्तों के सामने रोना रोया कि मेरे पास ना वसाइल नहीं है, जो दोस्त का मसला ही क्यों नहीं, हम सोशल एक्टिविटीज हैं, उसने फलाने अकाउंट नंबर दे दिया, क्योंकि जज्बाती कौम तो है। तो इस तरह के ना अपने आप को, मैं उन बच्चों को भी कह रहा हूं जो अपने आप को बहुत बेचारा पोर्ट्रे करते हैं, अपने माँ बाप की तस्लील ना करें यार। वो गैरत के साथ, इज्जत के साथ आपको मेहनत की कमाई खिला के इस काबिल कर रहे हैं, तो इसकी शोहरत ना, तशहीर ना करें कि मैं डिजर्विंग हूं, ऐसे ना करें। हमें तो यह हुक्म है कि अगर किसी की मदद कर रहे हो तो उसको एहसास ना दिलाओ कि तुम, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तो इसलिए अपने आप को ना लेबल ना लगाएं। और जिसके पास जैसे जितने रिसोर्सेज हैं, उनकी प्रायोरिटी में सबसे नीचे पढ़ाई होती है।
यानी आप स्टूडेंट्स हैं, आप ये चाह रहे होते हैं कि किसी तरह बस मुफ्त किताब मिल जाए, कोई मुफ्त लेक्चर मिल जाए, किसी के बारे में मुफ्त नोट्स मिल जाए। ग्रुप्स में मुझे किसी ने पता नहीं किसी ग्रुप में ऐड किया हुआ, या तो उसको पता नहीं था मैं कौन हूं। उन ग्रुप के अंदर ना ये चल रहा है कि किसी के पास फलाने लेक्चर है तो कांटेक्ट मी। एक तो ऐसा जबरदस्त था, ये आपको कह रहा हूं, ये कैमरे वालों जो कैमरे पार देख रहे हैं, ग्रुप के अंदर पूछ रहे हैं किसी को नासिर साहब के लेक्चर चाहिए तो 3000 रुपए मुझे कांटेक्ट कर लें। फिर मुझे एक बच्चे ने एक दफा मसला बताया कि सर मैं बड़ी मुश्किल से फाइनेंस कर रहा हूं, मैंने किसी को 2000 रुपए देके लेक्चर खरीदे थे, वो पैसे लेके भाग गया, फ्रॉड किया उसने मेरे साथ, मैं क्या करूं। तो आप लोग बस अपनी जिंदगी में ना प्रायोरिटीज में सबसे नीचे पढ़ाई को रख चुके हैं। इसमें मैं आपको ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो विंडोज वगैरह, ये भी तो सब क्रैक वर्जन ही सब यूज हो रहे होते हैं ना, तो हर कोई ओरिजिनली माइक्रोसॉफ्ट से बाय क्यों नहीं कर रहा होता, इसकी डिटेल मुझे ज्यादा पता भी नहीं है। ये तो खैर मेरे ख्याल में कंट्री टू कंट्री शायद होता होगा, हो सकता है मैंने कहीं सुना था कि ये जो पायरेटेड वर्जन होते हैं ये भी एक प्रोडक्ट ही होते हैं मार्केटिंग के लिए, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड फैसिलिटीज होती हैं, तो जो खरीदने वाला होता है वो फिर कहता है अच्छा मैं और ज्यादा खरीदूंगा। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता, माइट बी टेक्निकली रॉन्ग, लेकिन हमारी एज अ स्टूडेंट ये कोशिश हो रही है कि बस किसी तरह मुफ्त में कुछ मिल जाए। इससे आपको नहीं अंदाजा होगा, लेकिन पढ़ाई की वैल्यू गिर जाएगी आपकी नजर में। तभी तो लोग पास होने को प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं। 2-3 महीने तक धक्के खाते हैं, किसी तरह मुफ्त में कहीं से किताब मिल जाए, मुफ्त में कहीं से रजिस्टर मिल जाए, कहीं से किसी का बचा हुआ उठा के हम रजिस्टर उठा के ले जाए, वो यूज करना शुरू करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट लाएं मेरे बच्चों, आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप जब अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, अच्छा स्टेबल करियर बन जाएगा, बहुत कुछ सीख जाएंगे, किसका फायदा हुआ है? आपका हुआ है ना फायदा। तो वो जो आप टिकटॉक के ऊपर और बहुत सारे और एप्स के ऊपर अपना वक्त जाया कर रहे हैं, अच्छा इंटरनेट सारे मोबाइल पे यूज करते हैं ना, पैकेजेस कराए होते हैं या सब मुफ्त में होता है? ये इंटरनेट की सर्विस कहां से मिलती है? सांस के साथ आ रही होती है, कहां से मिलती है? खरीदना पड़ता है ना। तो चला जी वो वाईफाई है, भाई वाईफाई क्या, वो है तो पैसे ही जा रहे हैं ना उसके, तो कितने पैसे महीने एवरेज इंटरनेट के लिए चाहिए हैं? अगर बहुत अच्छी स्पीड चाहिए और बाकायदा किसी जो अच्छे इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि मोबाइल वालों की तो वो नहीं है, अच्छी स्पीड नहीं होती है, तो अगर ये पीटीसीएल मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वतीन का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और भी हो सकते हैं इंटरनेट प्रोवाइडर्स, अगर आप इनका अच्छा कनेक्शन लेते हैं, और वो डिपेंड करता है 10, 15, 20 जितने भी जाना है, 5 पे रहना है, कितनी तकरीबन महीने की कॉस्ट पड़ जाती है। और अगर मोबाइल वाले तक है, मोबाइल डाटा तक 1000 रुपए तक लग रहा है ना। अब आप अपने उस मोबाइल यूजेज को जरा इवेल्युएट करके देखें कि उस मोबाइल यूजेज में क्या क्या शामिल है, मतलब उसमें क्या शामिल है जिसके लिए आप महीने का 1000 रुपए खर्च करने को तैयार हैं, खुशी खुशी से तैयार हैं। मुझे ना बताएं, खुद अपने आप को सोच के देख लें कि आपके इस मोबाइल यूजेज में जिसपे आप 1000 रुपए खुशी खुशी खर्च करने को तैयार हैं, उसमें क्या शामिल है, वो आप खुद असेस करके देखिए। लेकिन आपको है अभी तो कुछ ठीक किया, लेकिन मुझे शाउट करना पड़ रहा है, जब मुझे ऊंचा बोलना पड़ रहा है। उसने आवाज ऊंची तो किया, लेकिन मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं ऊंचा बोल रहा हूं। बाद में देख लीजिएगा, अभी वो पता नहीं क्या बोल रहा था। हाँ, वो जो रोज के नहीं सॉरी, महीने के 1000 खर्च करने को तैयार हैं, उसमें आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कितनी डेवलपमेंट हो रही है ये आपको बहुत पता है। और किताब कितने की है? 1500 रुपए की। 1500 रुपए की किताब इतनी महंगी हम कैसे खरीदेंगे? है अरे वैसी 1500 मुंह से निकल गया यार, किसी की 2500 वाली भी हो सकती है, 1200 वाली भी हो सकती है। तो ये हमारी वो प्रायोरिटीज हैं जो नीचे गिर गई हैं, उसकी वजह से ना मोरल वैल्यूज डाउन हो रही हैं। अब आपको सारी बातें जो बता रहा था उनमें एक नसीहत तो ये करनी थी कि मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप को ना डिग्रेड मत करें, अपने वालिदैन की तजलील मत करें, और सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों के ग्रुप्स के अंदर अपने आप को ना ये मत कहलाएं कि मैं डिजर्विंग हूं, नीडी हूं। ये क्या है भाई डिजर्विंग नीडी हूं? किसी को ज़कात भी देनी होती है ना, और उसको ज़कात लगती हो, अगर वो सफेद पोश हो, वो किसी को ये भी नहीं कहता जाके मुझे ज़कात लगती है। तो आप स्टूडेंट्स की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत गिर गई हुई है सोशल मीडिया के जरिए। पूरे कैंपेन्स चलनी शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर। एक नीडी बच्चा था, वो एंटर हुआ, रिसेप्शन वाले ने उसके साथ ऐसे बदतमीजी की, वो बेचारा यतीम था, रिसेप्शन वाले ने उसे बदतमीजी की। क्यों तजलील कर रहे हैं उस बच्चे के वालिदैन की? तो अपने आप को भी और अपने दोस्तों को भी नीडी कह के ना उनकी तजलील मत करवाइए। अगर वाकई कोई बेचारा मुश्किल में है, उसके लिए कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो वाकई नीडी होते हैं, नीडी से मुराद यह है कि कुछ करना चाहते हैं। मैं पढ़ाई के मामले में उस बच्चे को नहीं नीडी समझता जो पोटेंशियली कुछ नहीं करना चाहता, जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहता, लेकिन वो कहे मैं क्या करूं, चलो पढ़ लेता हूं, आया कि जी वो मेरे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फीस दे दें। ये नहीं है नीडी, ये नीडी नहीं है। जिसमें वाकई पोटेंशियल हो और वो वाकई चाहता हो, अल्लाह बना देते हैं, उसका बन जाता है उसका बंदोबस्त। तो अपने आपको तजलील मत करें। एक नसीहत तो ये करनी थी, ये तो बहुत सीरियस नसीहत थी जो मुझे बहुत अच्छे से मेरे दिल में जमा हुई थी, चलो मैंने कहा चलो आज कर देता हूं। दूसरी नसीहत करनी थी, है तो थोड़ा लाइटर साइड पे, मैं आपको फाइनेंशियली इसकी रीजन समझाता हूं। मान गए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। ये जो किताबें हैं आप लोगों तक जो पहुंचती हैं, मुख्तलिफ टीचर्स के नाम से किताबें मशहूर हैं। चलो मैं कॉस्ट की क्लास में खड़ा हूं तो मैं कॉस्ट अपनी बात कर लेता हूं। जो उस टीचर के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो वो बुक्स खरीद लेते हैं, यानी मेरे तकरीबन सारे स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स खरीद ली। इसी तरह से मार्केट में है मशहूर बुक्स हैं, ये नान साहब की है जी, आसिफ साहब की है, उनकी सब बुक्स बिक रही है ना। इस तरह से ये बुक बनती कैसे होगी, है कभी सोचा इस पे? प्रिंट होती है, इसके अंदर रॉ मटेरियल क्या लग रहा है? इंक है, पेज है, उसका कार्ड गत्ता है। तो ये कहीं बैठ के कोई हाथ से तो नहीं छापता होगा,
कोई प्रिंटिंग प्रेस होगा, उसके खर्चे होंगे। अच्छा, वो जो प्रिंटिंग प्रेस होगा वो बिजनेस है या बच्चों की खिदमत खल्क के लिए बनाया, वो जिंदगी बिजनेस है। और आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं, अभी डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, एक बिजनेस को बल्कि सीवीपी पढ़ रहे हैं, उनको ब्रेक इवन करने के लिए जितने लोगों की वहां तनख्वाहें जुड़ी हुई हैं उनके आगे, अच्छा उन्हीं में से किसी के भी आप बच्चे हैं, उन सबकी तनख्वाहें जुड़ी हुई हैं। हो क्या है कि उस प्रेस के खर्चे हैं, उन्होंने आगे वो किताबें सेल करनी है, और चूंकि किताबें इवेंचुअली तो बच्चों के बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं चूंकि मेरी भी किताब है, इतनी रिमार्केबल अर्निंग नहीं होती है मेरी किताब से कि मैं कहूं जी मेरा तो घर इससे चल रहा है। मुनासिब हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी नहीं जिसके लिए मैं इतना टाइम लगाऊं। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है किताब के लिए, और मेरे से मुराद ये है जो भी टीचर किताब लिख रहा है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये किस लिए हो रहा है? मैं कॉस्ट की किताब नहीं, मैं कॉस्ट तो कब से पढ़ा रहा हूं, मैं इसकी किताब नहीं लिख रहा था। लास्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं लिख लेता हूं, क्योंकि सवाल बहुत इधर उधर फैले हुए हैं, कई सवालों में कहते तो ये वाली गलती, ये वाली गलती, तो मैंने बड़ा सा टाइम लगा के, मुझे ही पता है मैंने उसके लिए, मेरी फैमिली को पता है मैंने उसके लिए क्या क्या किया है, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, किताब लिख दी आपके लिए। इतनी मेहनत, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इतनी मेहनत, इतने टाइम की कीमत इतनी सी नहीं बनती है जो मैं अर्न कर रहा होता हूं। तो इसलिए ये सारे टीचर्स बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। टीचर ने एफर्ट कर ली, टीचर का तो चलो आपके साथ खुलूस जुड़ गया, लेकिन वो जो पीछे पूरा प्रिंटिंग प्रेस है उसकी तो फाइनेंस ही है ना, उसका तो बिजनेस है। अब हो क्या रहा है ग्रुप्स के अंदर कि फलानी बुक का पीडीएफ है तो शेयर कर दे कोई, या तो वाकई कोई कॉलेज या कोई पब्लिशर आपको 2 प्रोडक्ट सेल करता हूं और ये कहता हूं कि ऑनलाइन चाहिए तो ये है, फिजिकल चाहिए तो ये है। लेकिन क्या हुआ, मैं देख रहा हूं ग्रुप्स के अंदर वो यार कोई अदनान साहब की किताब के ना पीडीएफ भेज दे। अब पीडीएफ भी क्या है, किसी शहजादे ने हिम्मत करके तस्वीरें खींच के वो जो स्कैन करके कर लेते हैं, वो तस्वीरें खींच के बेचारे ने बड़ी मेहनत लगाई होगी उसने, अब उसने वो बना ली और ग्रुप्स में वो रुल रही हैं। इससे आपको आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन आपके लिए उसकी वैल्यू गिर गई। दूसरा, अब जब सब जगह ये किताबें इस तरह चलेंगी तो वो जो प्रेस वाले छापते थे वो छापना बंद कर देंगे ना, उनको क्या फायदा इससे? जब उनकी किताबें बिकेंगी नहीं तो प्रेस को क्या फायदा इससे? बंद हो जाएंगी किताबें बननी बंद हो जाएंगी। पढ़ लो किताबों से, बस पढ़ लें किताबों से, आप कर लें शेयर किताबें। आईकेप की बुक्स अब आती हैं नहीं, अपलोड होती है ना। ये जब बुक्स बनी थी ना 2014 में, तो इन बुक्स की बड़ा अच्छा पेज इस्तेमाल किया गया था, यानी आईकेप ने इसका बहुत अच्छा पेज इस्तेमाल किया था। अभी भी अगर कोई फिजिकल बुक लेता हो हार्ड कॉपी तो उसका बड़ा अच्छा पेज होता है। और आईकेप वाले इसको पैसे चार्ज करते थे, कितने चार्ज करते थे ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पैसे चार्ज करते थे। और उसी से उन्होंने इस्लामाबाद में पूरा वो पहाड़ खरीद लिया उन पैसों से। हैं, वो पैसे इसलिए चार्ज करते थे क्योंकि आईकेप बेशक आप लोगों के लिए सपोर्ट ला रहा था, कोई प्रेस तो होगा ना जो उसको प्रिंट कर रहा होगा, उनका तो हक है ना बिजनेस करने का। लेकिन उन किताबों की इनके वो वेंचर बंद हो गया, वो मैनेज नहीं हुआ, उन्होंने फिर उसको फिजिकल जो है सॉफ्ट अपलोड करनी शुरू कर दी। तो इसलिए अगर ये पूरे प्रेस देखें, मुझे ना कभी भी बोलने में ये कोई इख्तलाफ नहीं होता कि मैं फलाने कॉलेज का नाम लूं, क्रिश्चियन की किताबें बिक रही हैं, स्कैंस की, राइस की, सीएफपी की, पैक की बिक रही है ना मार्केट में। फायदा मेनली आपका, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बकवास बातें कर रहा हूं, लतीफा सुना रहा हूं। जो आप नहीं इंटरेस्टेड तो यार उठ के चले जाओ, नहीं एग्री कर रहे हंस रहे हो तो चलो उठ के चले जाओ। लेकिन मेरी एज अ टीचर, एज अ राइटर, जितनी मेरी मेहनत इन्वॉल्व है ना, मेरी उतनी नहीं है इससे रेम्यूनरेशन। यानी इतनी कम होती है किताबों से टीचर की इनकम कि वो कहें कि ना भी हो तो कोई मसला नहीं, इतनी कम हुआ करती है। तो अगर आप लोग इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पूरा प्रेस चल के एक सर्विस मिल रही है, तो जब आप तस्वीरें खींच के पीडीएफ बना के ग्रुप्स में फैलाने शुरू कर देंगे ना, बंद हो जाएगा प्रेस, ये सर्विस बंद हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ मोरली बता सकता हूं कि ये काम ना किया करें, अपने ऊपर पैसे लगाएं, अपनी किताब खरीदें। जब आप 1000 रुपए महीने के इंटरनेट पे लगा रहे हैं, और वो भी जो काम कर रहे हैं वो आपको भी पता है, तो फिर 1500 रुपए बुक पे भी लग सकते हैं, अफोर्ड हो सकता है, किया जा सकता है, मैनेज करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। इसी में एक और दूसरी नसीहत करनी थी जो फिजिकल वालों को भी करनी थी और रिकॉर्डिंग वालों को भी करनी थी। ये जो मॉक है ना, ये आजकल बहुत ज्यादा, वो मैंने उधर जीटी में भी इसके ऊपर एक बच्चे ने फजूल बात कर दी थी, मेरी पूरी क्लास उसके ऊपर लग गई, तो मैंने कोशिश की कि मैं ऐसी बात ही ना छुड़वाऊं क्लास में, लेकिन अभी चूंकि नसीहत कर रहा हूं तो मैं कर देता हूं। मॉक एक सर्विस है और कॉलेजेस बिजनेसेस हैं, बुरा काम कर रहे हैं बिजनेस करके। यानी अगर कोई अच्छा बिजनेस, कोई अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस किसी को बेच रहा है तो बुरा काम कर रहा है। मार्केट से अगर आपको खाने पीने की चीजें मिलती हैं तो आप दुकानदार को कहते हैं शर्म करो, मैं पैसे ले रहा हूं मुझसे, हैं? अगर उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या करेगा? बंद कर देगा। होगा क्या? आपको खाने की चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो अगर वो अच्छी चीजें आपको पहुंचा रहा है, खालिस दूध कितने रुपए किलो मिल जाता है आजकल? वैसे नॉर्मली चलो 2-3 रुपए किलो है आम दुकानों पे जो मिल रहा है, चलो मिसाल के तौर पे 180 पे। अगर किसी को पता चल जाए कि फलानी जगह से 100% खालिस दूध मिलता है, लोग उसके लिए 300 रुपए देने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फायदा उनका है, और वो जो वहां खालिस दूध बेच रहा है वो डेफिनेटली तभी खालिस बेच पा रहा है जब उसकी प्रोडक्शन भी कम है, मिलावट करता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अगर खालिस बेच रहा है ना तो उसकी भैंसों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा उससे, तो वो महंगा बेच रहा है। तो उसको कहें क्यों महंगा बेच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कहेगा ठीक है भाई नहीं बेचता, तो अपना नुकसान हुआ ना। तो इसलिए कॉलेजेस, आप अगर ये सोचेंगे ना कि कॉलेज कमा क्यों रहा है, कॉलेज एक बिजनेस ही क्यों है, तो उसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपना फायदा देखें, आपको पढ़ने को मिल रहा है, अच्छा आपको टेस्ट देने की फैसिलिटी मिल रही है, आपको मॉक मिल रहे हैं, तो फायदा हो रहा है ना, बस फायदा उठाएं। और सिर्फ ये साफ नियत रख लें कि इस बिजनेस में, देखिए मुझे पैसे मिलते तो मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पैसे ना मिलते तो मैं ना पढ़ा रहा होता। यहां पर पैसे मिलते हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं। सब टीचर्स की मैं यही बात करूंगा, पैसे मिल रहे हैं तो वो पढ़ा रहे हैं ना। और बुरा काम है पैसे लेके पढ़ाना, भाई सर्विस दे रहे हैं, लेकिन
आपको मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? मैं क्यों आपको कह रहा हूं अपने आप को तजलील ना करो, इससे मुझे पैसे तो नहीं मिल जाएंगे ज्यादा? मैं आपको क्यों ये बात समझाने की कोशिश करता रहता हूं कि बेटे नमाज पढ़ा करो, ये सब किया करो, क्यों अपने वालिदैन क्यों कर रहा होता है ये बातें? क्योंकि मेरे आप लोगों के साथ एक ऐसी अटैचमेंट है कि मेरे बच्चे हैं, मैंने पढ़ाना है इनको। अब वो ताल्लुक जो बन गया ना, उसमें पैसे डेफिनेटली इन्वॉल्व है, पैसे मिल रहे हैं मुझे पैसे पढ़ाने के, लेकिन आपकी खैर ख्वाही भी है। और किसी टीचर में शायद थोड़ी कम हो, किसी में शायद मुझसे भी बहुत ज्यादा हो। तो ये कॉलेज के बिजनेसेस जितने भी यहां मौजूद हैं, बेशक वो बिजनेस हैं, लेकिन बहरहाल वो सारे कहीं ना कहीं उस्ताद हैं। और चलो 100% ना सही, लेकिन उनकी जो भी पॉलिसीज हैं उन्होंने दो साइडें कवर करनी है। स्टूडेंट को अच्छी सर्विस भी देनी है, बच्चों का ख्याल करते हुए, और जितने लोगों की नौकरियां इदारे से जुड़ी हुई हैं, ये जो आपको यहां पे मुलाजिम नजर आते हैं, ये अरबपति लोग हैं, तनख्वाहदार मुलाजिम है ना, यही लोग आप में से किसी के बड़ा भाई बाप यही लोग होंगे। तो इनको तनख्वाहें कैसे देगा कॉलेज? कमाएगा तो देगा ना। तो आप सिर्फ ये दो बातें देख लें कि कॉलेज ने, किसी भी कॉलेज ने, पैक है, क्रीसेंट है, राइज है, कुछ भी है, उन्होंने जो फीस लेनी है उसके बदले प्रोडक्ट सर्विस देनी है, और वो भी खैर ख्वाही से ही देनी है, इस उम्मीद से कि बच्चों का भला हो। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंप्लॉइज हैं, वो बेटे इन्होंने खर्चे भी पूरे करने होते हैं। अब किसी कॉलेज में हो सकता है पार्किंग की फैसिलिटी हो, किसी में हो सकता है ना हो, किसी में हो सकता है कि पार्किंग की फैसिलिटी पेड हो सकता है, हो सकता है किसी में लाइब्रेरी में बैठने की खुली इजाजत होती हो सकता है किसी में ना होती हो सकता है किसी में ये रूल हो कि 5 बजे बंद, हो सकता है किसी में रूल हो 24 चलेगा, हो सकता है किसी में रूल हो कि 2 पेपर पढ़ेंगे कम से कम तो लाइब्रेरी में अलाउड है, हो सकता है किसी में रूल हो कि ऑनलाइन वाले को अलाउड नहीं है। सब चल रहा है ना। अब उन्होंने अगर ये पॉलिसीज बनाई हुई हैं तो जान जान के आपको तंग करने के लिए बनाई है। उन्होंने पॉलिसीज क्या सोच के बनाई होंगी? अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो जो वर्केबल ऑप्शंस होती होंगी उसके हिसाब से बनाया होगा। हो सकता है कोई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हों, हो सकता है कि किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ लड़कों की लड़ाइयां हुई हों, पुलिस केस बने हों, तो उस कॉलेज ने फॉर बेटरमेंट ऑफ होल कम्युनिटी ये फैसला किया हो कि 8 बजे के बाद लाइब्रेरी बंद कर देंगे। हो सकता है उस इलाके में कोई मसला हो, तो अगर कॉलेज ने डिसीजन किया होगा और आपने देखो भी फलाना कॉलेज तो ये कर रहा है, फलाना कॉलेज ये कर रहा है, देखें जिस कॉलेज ने जो भी पॉलिसी बनाई होगी ना वो अपने हालात के हिसाब से बनाई होगी। अब सिंपली अगर आपने मौका देना है तो दे दे, नहीं देना तो ना दे। एक सर्विस है कि उसकी फीस है 50-60 हजार रुपए फीस है, कितनी मौके बस। ओहो, मैं तो समझा कोई 70,000 रुपए, तो मैं इतनी बात कर रहा हूं उस पर। आपने फीस देनी है, आप सर्विस लीजिए, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ग्रुप्स के अंदर ये शोर मचाना नहीं, हमारा हक है और हमें ये कॉलेज की जिम्मेदारी है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और कॉलेज को ये भी होना चाहिए, कॉलेज को ये भी करना चाहिए, कॉलेज को सलाद भी दे देना चाहिए साथ है, फिर साथ सलाद, रायता सलाद भी दे देना चाहिए साथ, हर एक को टिश्यू रोल भी दे देने चाहिए कि वॉशरूम जाए तो टिश्यू रोल को प्रोवाइड होने चाहिए। ये तो आपकी सोच है ना कि क्या क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, चेयर जो है ये चेयर्स नहीं रिक्लाइनिंग होनी चाहिए, ताकि अगर हम पढ़ते हुए थक गए तो ऐसे होके ना ये ऐसे टांगे कर लें, ये होना चाहिए। होना चाहिए कि जब हम वहां दरवाजे पे पहुंचे तो हमारे पास वैले पार्किंग भी होनी चाहिए, होना चाहिए। अगर है तो यूज कर लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर नहीं है कोई बात नहीं, जो है उससे अपनी फैसिलिटी लें और अपने फायदे के लिए यूज करें। लेकिन जब आप शोर मचाना शुरू करते हैं ना कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इस नेगेटिविटी से फायदे नहीं होते हैं लोगों के, होते नुकसान ही है, और उसके अलावा एनवायरमेंट में नेगेटिविटी अलग से फैल जाती है। तो जिन्होंने मौका देना होगा दे दीजिएगा। जिनको लगता होगा कि फीस क्यों पैक वाले चार्ज कर रहे हैं, नहीं करने चाहिए, कॉलेज ए तो नहीं करता, कॉलेज बी भी नहीं करता, कॉलेज सी जो है वो 1000 रुपए करता है, ये 700 रुपए कर रहे हैं, जो भी है हर कॉलेज ने अपने हिसाब से पॉलिसीज बनानी है। बहुत सारी चीजें देखती है, सिर्फ आपको नहीं देखना, हर चीज को देखना है, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं। एक्सेप्ट करते हैं तो ले लें, नहीं है तो छोड़ दें। इस पे कैंपेनिंग ना किया करें, इस पे शोर ना मचाना शुरू कर दिया करें। ग्रुप में मैसेजेस इतने रश बढ़ जाते हैं, हाँ एग्रीड, यस, हाँ कोई तो है जो आवाज उठा रहा है, मैं तो हमेशा से आवाज उठाई है, करते करते पता लगा 25 मैसेज तो इसी के ऊपर हो गए थे। मैं जिम्मेदार हूं आपको पढ़ाने का, मेरे लिए मुझे हायर किया हुआ कॉलेज ने, और ज्यादा पढ़ा रहा हूं क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, ज्यादा पढ़ा रहा हूं। गुलबर्ग में डिमांड थी, जीटी में डिमांड थी, पढ़ा रहा हूं। जब बूढ़ा हो जाऊंगा बिल्कुल बोलने के काबिल नहीं रह जाऊंगा, डिमांड कम हो जाएगी, पढ़ाना कम कर दूंगा नेचुरली। डिमांड है, पढ़ा रहा हूं। बच्चे कहते हैं जी पढ़ना है, चलो ये भी पढ़ा देता हूं, ये भी पढ़ा देता हूं, फाइनल को भी पढ़ा रहा हूं। अब उस पढ़ाने से क्या हुआ कि टाइम मेरा इस पीक टाइम में ज्यादा है, अब मैं मैसेजेस के प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूं, करने की कोशिश पूरी करता हूं, और सबसे लास्ट में मैं फैमिली को रख लेता हूं। फिर मैं घर भी जाता हूं तो पहले मैं मैसेज के जवाब दे रहा होता हूं। लेकिन उसके बाद जब आप ग्रुप्स के अंदर ये शोर मचाना शुरू करेंगे ना कि सर जवाब नहीं दे रहे, तो बेटे हो कर कोशिश ही रहा हूं आपके लिए, इस बात को थोड़ा एक्सेप्ट करके चल लें। अगर आप लोग ये समझेंगे कि सारी दुनिया परफेक्टली सिर्फ आप ही के लिए काम करने वाली है, जब आप रिसेप्शन पे आए तो रिसेप्शन वाला फौरन आपसे बात करने के लिए अवेलेबल हो, तो फिर ये परफेक्ट नहीं है सब दुनिया के अंदर। हमें इस दुनिया के अंदर रहना है और पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से बचना है। तो इसलिए पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च कर लें, अपने आप की तजलील मत करें, और कॉलेज पे साफ गुमान रख के चल लें। ये बदगुमानी ना करें कि सारे कॉलेजेस वाले चोर हैं और वो सब पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और आपको वो लूट रहे हैं, ये बदगुमानी मत करें। अगर ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में निकालनी हो तो उसका अलग फार्मूला था, अमाउंट में निकालनी हो तो अलग फार्मूला था, और यह भी हो सकता है कि दोनों में चाहिए तो लाजमी दोनों फार्मूले लगाएंगे, नहीं ना एक से काम चल जाएगा। कल जो सवाल किया था उसमें ब्रेक इवन का आंसर क्या आ गया यूनिट में 84
अब ये 84050 यूनिट्स हैं, किसके यूनिट्स हैं? प्रोडक्ट है जो बिजनेस बेचता है। तो अगर बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचता हो तो फिर ब्रेक इवन हर प्रोडक्ट का अलग अलग जानना पड़ेगा या कोई भी प्रोडक्ट बिक जाए चलेगा? अलग अलग ना, क्योंकि हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग टीम अलग है, उनकी एफर्ट्स अलग हैं। अब वो जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो कमा के तो बिजनेस के लिए लाएंगे, तो फिक्स खर्चे किन्होंने पूरे करने हैं? उनमें से किसी एक ने करना है, सब ने करना है। तो अब अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो तो ब्रेक इवन कैसे निकलेगा ये बता रहा हूं। एक तो काम इसमें ये होगा चले थोड़ी सी अंग्रेजी लिख देता हूं जो कहा है। ये मैं थोड़ी सी बस अंग्रेजी कहानी बता रहा हूं कि अगर एक बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है तो प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, तो उनकी सेल और वेरिएबल कॉस्ट तो अलग अलग मिल जाएंगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ये मोस्टली कंबाइंड ही होंगी। अच्छा, एलोकेट हो सकती है वो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनली तो वो टोटल ही होंगी ना। फैक्ट्री का रेंट प्रोडक्ट ए का होगा, बी का होगा, तो सबका होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट जनरली कंबाइंड होती है। अब जब जनरली कंबाइंड है और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो फिर इसका हल ये होगा कि ब्रेक इवन चाहिए तो होगा हर प्रोडक्ट का अलग अलग। लेकिन उस तक हमें ना 2 स्टेप्स में पहुंचना पड़ेगा। प्रोडक्ट हर एक का ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़ेगी, लेकिन 2 स्टेप्स में। एक स्टेप ये होगा कि पहले हम निकालेंगे कंबाइंड ब्रेक इवन। ये फॉलोइंग स्टेप्स के नीचे लिख रहा हूं। और उसके बाद जैसे इसका आंसर आ गया 1 लाख यूनिट्स। अब वो 1 लाख यूनिट्स किसके हैं? ए के हैं, बी के हैं, दोनों के कंबाइन है, लेकिन टीम्स को तो अलग अलग बताना है। तो फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि इस टोटल को तोड़ना पड़ेगा प्रोडक्ट वाइज। अच्छा, अब इसको तोड़ेंगे कैसे? है? कोई ना कोई रेशो तय करेगा मैनेजमेंट। आपके लिए वो रेशो कौन तय करेगा? क्वेश्चन तय करेगा। क्वेश्चन में बताई होगी। कोई ना कोई रेशो होगी जो मैनेजमेंट ने डिसाइड की होगी। कोई ना कोई टारगेट रेशो होगी जो मैनेजमेंट ने डिसाइड की होगी, आपको वो गिवन होगी। अंग्रेजी लिखें जल्दी, फिर फॉर्मूले पे आऊं।
अच्छा, इस टॉपिक पे ना, ये जो अभी मैंने लिखी अंग्रेजी, फिर इसके फार्मूले बना के लिखूंगा, इस टॉपिक पे आता हूं, उसके फार्मूले भी लिखता हूं। इससे पहले आपको मैं दो चीजें समझाना चाह रहा हूं और वो मिसालों से समझाऊंगा। आप इनको लिखिएगा जरूर, लेकिन कैसे लिखेंगे, मतलब क्या डब्बा बना के लिख दें? यानी इस टॉपिक पे मैं वापस आऊंगा, अभी मैंने इस टॉपिक से ब्रेक लिया, आपको कुछ कैलकुलेशंस के जरिए दो बातें सिखाने लगा, तो क्या कहें है? बस देख लें, जो मुनासिब लगे हेडिंग दे दें, नहीं तो बाद में दे देना हेडिंग, पहले सुन ले, समझ ले बात करना क्या लगा। एक बात ये बता रहा हूं जो कि इस टॉपिक से रिलेट करूंगा। इसके यूनिट्स टोटल बेचे 4000 और इसके बेचे 6000। सेल प्राइस पर यूनिट थी इसकी 80 और इसकी थी 150। टोटल सेल्स वैल्यू क्या बनी? 320,000 और 900,000। ये टोटल यूनिट्स ए और बी का ब्रेकअप कितना है अगर रेशियो या परसेंटेज देखें तो? 40-60। और इनके हिसाब से देखें, ये रेशियो चेंज क्यों हो गया? सेल प्राइस फर्क है। अगर ए और बी की सेल प्राइस पर यूनिट सेम होती तो इन दोनों यूनिट्स की जो रेशियो होती, रेवेन्यू की भी वही रेशियो होती। इसकी रेशियो 40-60 है। अगर सेल प्राइस दोनों की 100 रुपए होती तो जो फाइनल रेवेन्यू का आंसर आता वो भी 40-60 ही होता। ये कोई बहुत नई डिफरेंट बात। तो इसका कंक्लूजन ये है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स की यूनिट्स की जो रेशियो है और जो सेल रेवेन्यू की रेशियो है वो डिफरेंट होगी अगर उनकी प्राइसेस डिफरेंट है ना। या कुछ और अल्फाज जो आपको ठीक लगे, बस जो बात समझानी चाहिए वो आपको समझा दी, अब अपने आप को समझा लें। दोबारा मैंने ये समझाया क्या है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी क्वांटिटीज की जो यूनिट सोल्ड की जो आपस की रेशियो है और जो इन यूनिट सोल्ड की टोटल सेल्स वैल्यू की जो आपस की रेशियो है, ये रेशियो फर्क क्यों होगी? क्योंकि इनकी सेल प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के यूनिट सोल्ड की आपस की रेशियो टोटल सेल्स रेवेन्यू की आपस की रेशियो से डिफरेंट होंगी अगर सेल प्राइसेस इन प्रोडक्ट्स की डिफरेंट है। तो एक ये कंक्लूजन बताना है। अगर नहीं लिख रहे कि बस ठीक है समझ आ गई, तो भूल जाते हैं इस तरह की बातें। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं अगर, तो उनके यूनिट सोल्ड की जो आपस की रेशियो है उनकी सेल रेवेन्यू की आपस की रेशियो से डिफरेंट होगी अगर उनकी सेल प्राइसेस डिफरेंट हैं तो। और ये थोड़ा बहुत लिखने के बाद अगर एग्जांपल नोट करेंगे तो सपोर्ट मिल जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, दूसरी जो बात सिखाना चाह रहा हूं वो इस चैप्टर के लिए भी है और आगे डिसीजन मेकिंग में भी काम आएगी। दो मिसालों से समझाता हूं। टोटल सेल्स है 70,000 यूनिट्स, comprising of product A and B in a ratio of
और सेल प्राइस है ए की 40 और बी की 120। नहीं 7, ये क्या बना 160? नहीं 100 है, 120 नहीं 100। टोटल सेल्स रेवेन्यू निकालें, कैलकुलेटर पे कर दें। टोटल सेल्स रेवेन्यू ए और बी की टोटल, ये जो 70,000 यूनिट्स बेचे हैं, टोटल सेल्स वैल्यू कितनी है? 9.8 मिलियन। 70,000 में से ए कितने हैं? कैसे करूं? 3/7 पे किसी को एतराज, शर्म आनी चाहिए वैसे एतराज हुआ तो, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 40 को, और 70,000 में से बी कितने हैं? 100, कितना बना? 52000000। ऐसे ही करना था ना, ए के यूनिट्स और बी के यूनिट्स निकाल के प्राइस मल्टीप्लाई करना था। चले एक और काम करके दिखाता हूं। इसमें से 70,000 कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? 40 रुपए 3/7 प्लस 100 रुपए इंटू 4/7 और सॉल्व करें। ब्रैकेट क्या बना? ब्रैकेट का आंसर क्या आया? 74 पॉइंट। अच्छा नहीं भाई, अच्छा चले ठीक है, 74.29 चले। और इसका टोटल आंसर यही है। वो राउंडिंग ऑफ हो गई है, वरना यही आएगा। है क्या हो गया? इतना ही है, इतना ही है। वो राउंड ऑफ किया ना, इतना ही, असल लेंगे तो इतना ही है। 40 रुपए क्या था, इसलिए मल्टीप्लाई किसने किया? ए के यूनिट से। 100 रुपए बी की प्राइस से मल्टीप्लाई किसने किया? तो ये कुछ है जिसको हमने पूरे 70,000 से मल्टीप्लाई कर दिया और वही आंसर आया। ये क्या है? 74। बी और ए की कंबाइंड तो 140 बनती है। एवरेज तो वो तो 40 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 तो 70 बनती है। ये एवरेज ही है, लेकिन ये वेटेड एवरेज है, और वेट के तौर पे ये रेशियो इस्तेमाल हुई है, तो ये वेटेड एवरेज है। ये वेटेड एवरेज सेल प्राइस है। एक मिसाल और बता दूं ना, फिर इसका कंक्लूजन बताता हूं कि कहानी क्या है। टोटल वेजेस बताएं, टोटल वेजेस। टोटल वेजेस आ गई 30,000 घंटों में से स्किल्ड के कितने, और पर आवर उसका 400, और 30,000 में से सेमी स्किल्ड के कितने हैं? 240 वाले।
888 00, ज्यादा लग गया, चलो 0 ही था खैर। अच्छा इसको भी अगर ऐसे ही 30,000 को कॉमन ले जरा, 30,000 को ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर रह जाएगा 400 इंटू 35% प्लस 240 इंटू 65%, ये चीज 30,000 इंटू 296 इज इक्वल टू 400 और 240 तो समझ आती है कि इनका वेज रेट है। 296 क्या है? वेटेड एवरेज वेज रेट। वेटेड एवरेज समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। अच्छा अब इन दोनों मिसालों से सिखाया क्या है? अगर एक पॉपुलेशन में से कुछ पे एक रेट और कुछ पे एक रेट लगना हो, तो ये भी कर सकते हैं कि पॉपुलेशन के टुकड़े कर लें और रिस्पेक्टिव रेट लगा दें, या फिर वेटेड एवरेज रेट पूरी पॉपुलेशन पे लगा दें। अब चाहे वो यूनिट्स हैं चाहे वो आर्स हैं, रिपीट कर रहा हूं, अगर एक पॉपुलेशन पे कुछ हिस्से पे एक रेट और कुछ हिस्से पे एक रेट लगना है, तो ये भी कर सकते हैं कि उस पॉपुलेशन के हिस्से करके रिस्पेक्टिव रेट्स लगा दें, या फिर उन रेट्स का वेटेड एवरेज कर लें और वो वेटेड एवरेज रेट पूरी पॉपुलेशन पे लगा दें। और ये वेटेड एवरेज के लिए वेट क्या यूज करना है? जो उस पॉपुलेशन को तोड़ने वाली रेशो थी। ये दोनों मिसालें समझ आई? हाँ, तो मेरे अल्फाज कॉपी करने की बजाय अपने आप को अपने अल्फाज में समझाएं। क्या बात दोबारा बता दो, मैंने ये बताया। अच्छा ये समझ आई मैंने क्या? तो बस अपने आप को समझा लो। द टोटल आवर्स दे, द टुकड़े टुकड़े दे, द टुकड़े टुकड़े जोड़ दे, द आंसर दे। दोबारा बता रहा हूं, अगर एक टोटल पॉपुलेशन में से कुछ हिस्से पे एक रेट कुछ हिस्से पे दूसरा रेट लगना है, तो इस पॉपुलेशन के टुकड़े कर लें और रिस्पेक्टिव रेट लगा दें, या फिर इन रेट्स का वेटेड एवरेज करके वो एवरेज टोटल पॉपुलेशन पे लगा दें, सेम आंसर आएगा। अब चाहे यूनिट्स सेल प्राइस की बात कर लें, आवर्स वेज रेट की बात कर लें, ये आगे मल्टीपल क्वेश्चन में होगा ऐसा।
ठीक है, लिख ली कहानी। अच्छा वो नसीहतों में टाइम इतना निकल गया, मैं फार्मूले लिख देता हूँ, सवाल उसका कल करा दूंगा। पॉज करना जरा। ये सब नोटेड। अच्छा ये जो सब बता रहा था ना, इसकी क्या हेडिंग देनी है वो आपकी मर्जी है। मैं बस चाह ये रहा था कि आपको ये दो चीजें बता सकूं। एक मैंने बताया था कि रेशो चेंज हो जाएगी, और दूसरी बात ये बताई है कि ये वेटेड एवरेज वाली। अब इस सबका इससे कनेक्शन क्या है? बिजनेस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचने, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट कंबाइंड है, तो पहले टोटल ब्रेक इवन कंबाइंड ही ये बता दूंगा। चले अब इस टॉपिक पे आ गया वापस, फार्मूले लिख देता हूं, सवाल मैं कल करा दूंगा, फिर 5 पेपर के सवाल करा दूंगा। कोशिश थी कि सवाल करा के होमवर्क दे पाता, लेकिन नहीं हो सका। अच्छा अगर ये मैंने भी यहां बात की थी कि कोई ना कोई टारगेट रेशो होगी, तो वो रेशो या तो यूनिट्स की होगी या वैल्यू की होगी। तो इसके सवाल में अगर आपको रेशो बताई जा रही है तो फिर ये जानना जरूरी होगा कि किसकी रेशो है। तो अगर तो यूनिट्स की रेशो है, क्वांटिटीज यूनिट्स की रेशो है, तो स्टेप 1 में फार्मूला लगाना पड़ेगा कंबाइंड ब्रेक इवन सेल यूनिट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यूनिट्स वाला फार्मूला है, डिवाइड किससे करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो किसके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करूं? ए के बी के? दोनों के, मतलब दोनों को ऐड कर लो। हमने टोटल वेजेस निकालनी थी, दोनों के वेज रेट को ऐड कर लिया, एवरेज लिया ना। तो हम फिर यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों प्रोडक्ट का एवरेज लेंगे, तो डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा अब वेटेड एवरेज लेना है तो वेट क्या यूज करें? यही रेशो जो दी हुई है। कंबाइंड ब्रेक इवन कैलकुलेट हो गया, लेकिन हमें तो प्रोडक्ट वाइज चाहिए। तो फिर इस कंबाइंड, अच्छा इसका आंसर आ गया 1 लाख यूनिट्स। अब उनको ए और बी में तोड़ना है कि ए के कितने, बी के कितने। तो वो जो यही रेशो दी हुई है, इसी रेशो में तोड़ लेंगे। तो स्टेप 2 ये हो जाएगा कि कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में by splitting the combined अच्छा यही वाली ये इसी को इस्तेमाल करके तोड़ देंगे। ये नोटेड ऊपर से नोटेड है। रेवेन्यू मतलब सेल्स अमाउंट।
अगर रेवेन्यू को टारगेट रेशियो रखा गया है तो फार्मूला लगेगा अमाउंट वाला, यूनिट्स वाला नहीं लगेगा। और अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज सीएस रेशियो। और उस वेटेड एवरेज सीएस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए वही जो टारगेट रेशियो दी हुई है वो वेट इस्तेमाल हो जाएगी। और एक बार चलिए कल का सवाल कराता हूं। अल्लाह हाफिज।